नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। तनाव के बीच फिर मिले भारत और चीन के सैन्य अधिकारी। मोल्डो में कमांडर स्तर की बातचीत। देश में चीन के उत्पात का विरोध तेज। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का एक और हमला। ट्वीट करके कहा, चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, जमीन हड़पी, फिर चीन क्यों कर रहा है। पीएम मोदी की तारीफ। चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को नसीहत। झूठ के आडंबर से नहीं दबाया जा सकता है सच। राहुल गांधी ने कहा, देश की भलाई के लिए मनमोहन सिंह की सलाह माने सरकार। बीजेपी का पलटवार। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। शर्तों के साथ रथ यात्रा को दी इजाजत। कोर्ट ने कहा, कॉलरा और प्लेग के दौरान भी सीमित नियमों के तहत हुई थी यात्रा। और प्लाज्मा डोनेशन के नाम पर दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष से फर्जीवाड़ा। रामनिवास गोयल की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नाम और धर्म बदल कर करता था फर्जीवाड़ा। चीन से तनाव पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा और जमीन छीन ली। इतने टकराव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चीन क्यों कर रहा है। दरअसल चीनी मीडिया ने पीएम मोदी के बयान पर खुशी जताई थी और उनकी तारीफ भी की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन के साथ चल रहे विवाद पर मोदी सरकार को घेरा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार की तरफ से उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। पीएम मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह ने उन्हें बयानों को लेकर भी नसीहत दी। मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। साथ ही पिछलग्गू सहयोगियों की तरफ से प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि 15-16 जून को गलवान वैली में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। देश के इन सपूतों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चीन की तरफ से हुई घुसपैठ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और ना ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने और स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए सहमति से काम करें। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताते हुए कहा कि वो उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसकी सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय जमीन सरेंडर कर दी गई। जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कई ट्वीट किए हैं। नड्डा ने कहा, यह शब्दों का खेल है और कोई भारतीय इस पर यकीन नहीं करेगा। नड्डा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल किए हैं और उन्हें डिमोरलाइज किया है। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने 43,000 किलोमीटर भारतीय हिस्सा चीन के सामने सरेंडर किया है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने लिखा कि भारत पूरी तरह पीएम मोदी पर विश्वास करता है और समर्थन करता है। 130 करोड़ भारतीयों ने परीक्षा की घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व को देखा है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को सलाह दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण सलाह
भारत की भलाई के लिए मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जेपी नड्डा को जवाब देते हुए कांग्रेस ने पलटवार किया है। आंकड़ों का जवाब आंकड़े से देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 2015 के बाद से 2264 चीनियों ने अतिक्रमण किया। अकेले जम्मू कश्मीर में 471 जवान शहीद हुए और 253 नागरिकों की मौत हुई। अकेले 2019 में ही पाकिस्तान ने 3289 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जो पिछले 16 सालों में सबसे ज्यादा है। यह हमारे सशस्त्र बलों और हमारे 20 शहीदों के लिए सबसे बड़ी क्षति होगी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बंद करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि सरकार चीन विवाद को लेकर गंभीर है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा सुरक्षित है, देश का सम्मान सुरक्षित है। इस बात को देश का 135 करोड़ हिंदुस्तानी जानता है और पूरी तरह से उस बात पर विश्वास रखता है। कुछ गिने चुने लोग से अपनी राजनीतिक कारणों से अगर कुछ किसी तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है। बीजेपी नेता भले ही मनमोहन सिंह की सलाह पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को मनमोहन की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपको तमाम चीज़ों को समेटते हुए ऐतिहासिकता का समकालीन संदर्भ और उसके आधार पर खास तौर पे जो मैं चाइना के बरक्स में समझता हूँ, अगर आप सलाह को आलोचना के दृष्टिकोण से देखेंगे और उनको राष्ट्रद्रोही करार देंगे तो ये आप राष्ट्र का भला नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र 1, 2, 5 साल 10 साल की नहीं होती है, निरंतरता में है। तो ये मैं समझता हूं कि उनका संदेश है भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का। आप कहते हैं, पहले कहते हैं 3 जवान शहीद हुए, फिर कहते हैं 20 जवान शहीद हुए, फिर कहते हैं 10 जवान हमने उनसे छुड़वाए, फिर कहते हैं नहीं साहब हमने उनसे कोई जवान नहीं छुड़वाए। फिर सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल बीके सिंह साहब बताते हैं कि हमने उनके जवानों को छोड़ा, उन्होंने हमारे जवानों को छोड़ा। तो देश सच जानना चाहता है, उससे आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस दबाव में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुई खूनी झड़प के बाद चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन सब के बीच बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जा रही है। चीन और भारत के बीच कमांडर स्तर की एक और बैठक हुई। ये बैठक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ चुशूल के मोल्डो में हुई। बैठक में मौजूदा तनाव पर चर्चा हुई। इससे पहले भी सैन्य स्तर की कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा ही रही थी। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सांसदों ने विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक जल्द से जल्द बुलाने की मांग की है। सांसदों का कहना है कि विदेश सचिव, रक्षा सचिव और दूसरे बड़े अधिकारी समिति को पूरी घटना की जानकारी दें। बैठक की मांग करने वाले सांसद संबंधित समिति के सदस्य हैं। हालांकि समिति में शामिल सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने इस मांग को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि जब देश कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है तो ऐसे में बैठक बुलाना संभव नहीं है। समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी हैं। पीटीआई से बातचीत में आरएसपी सांसद और समिति के सदस्य एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि जल्द से जल्द एक बैठक बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सदस्यों को जानकारी देने के लिए उन सभी शीर्ष अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए जो घटना पर प्रकाश डाल सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि संकट के समय राजनीतिक नेताओं को पार्टी लाइन से इतर सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समय बैठक की मांग करना राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी नेता और समिति के सदस्य पूनम महाजन ने भी बैठक बुलाने का विरोध किया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने महासचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की संभावना तलाशने को कहा है। नक्शा विवाद और नागरिकता संशोधन के बाद नेपाल ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार से लगी नेपाल की सीमा पर बांध की मरम्मत के काम में नेपाल रुकावट डाल रहा है।
बिहार के पूर्वी चंपारण में नेपाल बिहार बॉर्डर पर ढाका नाम की जगह पर बिहार सरकार की तरफ से तटबंध की मरम्मत का काम चल रहा था। ये जगह मोतिहारी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया, नेपाल गंडक बांध पर मरम्मत का काम करने की अनुमति नहीं दे रहा है। मरम्मत का काम लाल बाकेया नदी में होता है, जो नो मैंस लैंड में आता है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी मरम्मत का काम रोक दिया गया है। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि गंडक बैराज में 36 गेट हैं, जिनमें से 18 नेपाल में आते हैं। जिस इलाके में बाढ़ से निपटने के लिए मरम्मत का सामान रखा है, नेपाल ने वहां बैरियर लगा दिए हैं। इस बारे में इंजीनियर और डीएम संबंधित प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में चिट्ठी लिखेगी। अगर इस समस्या का समाधान वक्त पर नहीं होता है तो बिहार में बाढ़ आ जाएगी। बिहार के पूर्वी चंपारण के डीएम ने इस संबंध में बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट सौंप दी है। मैं अभी भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनको भी मैं अभी पत्र लिख रहा हूं, जो अभी इमीडिएटली जाएगा, सारा स्थिति बताते हुए कि ये सब पॉइंट ऐसा है कि अगर कि ये नहीं एक्सेस हुआ तो बिहार का तो मेजर पार्ट फ्लड में डूब जाएगा। बारिश ऐसे ही हो रही है और आज तक ऐसा नहीं हुआ। बैरियर लगा के बंद कर दिया, पूरा वो एक एरिया एक्सेस हमेशा रहा है, वहां पर सामान ले जाना, इंजीनियर जाना। तो हम लोग एमईए से भी बात कर रहे हैं और जहां जहां राइट प्लेस है वहां बात को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डीएम वगैरह भी जो उस साइड के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं नेपाल साइड में, उनसे बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार केंद्र पर टालने की कोशिश कर रही है और मानसून आने के बाद वे विदेश मंत्रालय को लिख रहे हैं। राज्य के पूरे उत्तरी हिस्से में बाढ़ आने की आशंका है। बयान जो बिहार सरकार का आया है, जो इनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं और जो खत केंद्र को लिख रहे हैं, एक साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो है मानसून शुरू हो चुका है। हमने इस केवल पटना राजधानी की देखी कि किस प्रकार से जल जमाव हुआ। हम ये दावे के साथ कहते हैं जो 36 गेट में से जो 18 गेट अपने बिहार में है, 18 गेट जो नेपाल में है, यहाँ काम रुका हुआ है और अभी ये जागे हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और ये मानसून जब शुरू हो गया तब ये पत्र लिख रहे हैं। इतने दिनों से ये कर क्या रहे थे ये? और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। ये प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year
not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पिछली रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर इस मामले की जांच को रोकने और उसे प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पार्टी के आला नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि झीरम हमले में हमने अपनी पहली पीढ़ी के सभी नेताओं को खो दिया। आज भी ये प्रश्न सबके सामने है कि यह घटना क्या राजनीतिक वारदात थी? कांग्रेस की यात्रा को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई? ये सवाल आज भी बने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भूपेश सरकार एसआईटी का गठन करके जांच में गति लाना चाहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया। कांग्रेस ने सवाल किया कि एनआईए ने अदालत में बयान दिया कि जांच पूरी हो चुकी है, तो फिर प्रदेश सरकार को जांच से क्यों रोका जा रहा है? सरकार बनने के बाद हमारी जारी है और जो लोग लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं वो सीधे अभी एक ट्रैक्टर सप्लाई का मामला आया बस्तर में, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष का नाम उसमें सामने आया। आखिर नक्सलियों से सांठगांठ के सारे मामले में कोई गिरफ्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों गिरफ्तार होते हैं? ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ नक्सलियों से लगातार रही है और ये इस घटना का साक्षी है कि हमने अपने नेताओं को खोया है। पिछली सरकार ने जो न्यायिक जांच आयोग गठन किया था उसमें जो जांच के बिंदु थे उसमें षड्यंत्र का कहीं बिंदु नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि जो षड्यंत्र रच के हमारे फ्रंट लाइन के जो हमारे नेता थे उनको उनकी हत्या करने में कहीं न कहीं बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि कोरोना के कहर से निपटने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। सीएम केजरीवाल का दावा है कि अब दिल्ली में कोरोना टेस्ट पहले के मुकाबले 3 गुना हो गए हैं। अब 18,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश इस वक्त 2 मुसीबतों से एक साथ लड़ रहा है, बॉर्डर पर चीन से और देश के अंदर चीन के भेजे गए वायरस से। ऐसे मुश्किल वक्त में सबको एक साथ रहकर चीन और कोरोना का सामना करना चाहिए। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट होता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में पता चल जाता है। तो इस टाइम दिल्ली के अंदर लगभग 18,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको अपनी टेस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिल्ली में जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लोग खुद ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थानीय लोगों ने कोरोना के बचाव से लेकर प्राथमिक इलाज तक के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए। गेट पर पुख्ता व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर, मास्क, सैनिटाइजर और रूटीन चेकअप। यह है दिल्ली का मॉडल टाउन इलाका, जहां के बाशिंदों और आरडब्ल्यूए ने मिलकर कॉलोनी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कमर कस रखी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स में जो बेड नहीं मिल रहे हैं उसके कारण अगर पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको एक फ़र्स्ट एड जो देना है हमें, वो फ़र्स्ट एड देने के लिए हमने यहाँ पे सारी तैयारी करी है।
हम 250 प्लस फैमिलीज़ हैं, इन 250 प्लस फैमिलीज़ को हम कैसे कैटर कर सकते हैं कि उनके घर में ही हम फैसिलिटीज़ दे दें उनको, जिनके कि उनकी तबीयत ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं हो। सो बिफोर दे गेट टू द बेड पे मिलने से पहले उनको सपोर्ट मिल जाए। ये सब हम लोगों ने मिलजुल के पैसे इकट्ठे करके आपस में ही कोई 20-30-40 लोग हैं जिन्होंने सहयोग करा है। RW के साथ भी हैं और नॉर्थ एक्स के लोग हैं सब, और सब सोसाइटी के लोग हैं सारे। इसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं 5-6 हमारे साथ, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं जी। हमारी ये मॉल टाउन नॉर्थ एक्स जितना हमारा है परिवार है, वो परिवार के सब लोग किसी भी कोज के अंदर शामिल हो जाते हैं और मिलजुल के सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दिया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 4 दिन के अंदर हमारे पास में इतना पैसा आ गया कि हम फेज़ 1 को अचीव कर सकें। मॉडल टाउन में कोरोना का पहला मामला सामने आने के साथ ही RWA ने कोविड टास्क फोर्स बनाई, जिसके बाद इलाके के लोगों के सहयोग से ये सारा सामान और उपकरण जुटाए गए, जो किसी भी परेशानी में लोगों को प्राथमिक उपचार देने में सक्षम है। इस काम में कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर्स भी बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे रोजाना लोगों को सलाह और प्राथमिक उपचार जैसी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी सर ने बोला भी है कि होम क्वारंटाइन करो और कोशिश करो कि घर के आसपास ही रहो, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना पड़े। बीइंग अ डॉक्टर मेरा तो यही रिकमेंड रहेगा कि जितना बंदा घर में रहेगा, कॉलोनी में ही रहेगा, सो वी ऑल देयर आर देयर फॉर द सपोर्ट। ये कोविड टास्क फोर्स बनाया इसलिए गया कि वी कैन हेल्प अवर सोसाइटी। इसमें हम अपना पूरा 100% देने को, देयर आर टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड ऑल सीनियर पीपल। उसके बाद हम लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन इकट्ठे करके कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई हमने, और फिर हमने उस तरीके से सामान को परचेज़ किया, जिसमें कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, नेबुलाइजर्स हैं, मास्क, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजर्स, स्प्रे वगैरह ये हमने लिया है। इसके लिए हमने कॉलोनी में भी कुछ हमने इंतज़ाम किए ताकि कैसे इसको रोका जा सके। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के हमने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से अपने घर में वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मेन तो सपोर्टिव केयर ही हम लोग दे सकते हैं, जो कि इस समय सोसाइटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें सारे इक्विपमेंट्स जो बेसिक हैं ऑन डे टू डे बेसिस या पेशेंट्स के लिए। सेकंड फेज़ में जो ऑप्शन हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस या कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स, सपोर्ट स्टाफ हम लोग ऐड ऑन करेंगे। कॉलोनी के तमाम लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे और अब स्वस्थ हैं, वे भी मॉडल टाउन की कोविड टास्क फोर्स की मदद को अपने लिए अहम बताते हैं। ये इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है, ये बहुत ही एक एक्टिव और पॉजिटिव स्टेप है। इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी और एक ये टास्क फोर्स बनने से लोगों में एक मेंटली सपोर्ट भी मिलेगा कि कल को कुछ हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे ये RWA सोसाइटी हमारे साथ खड़ी है। और वंस अगेन आई वांट टू गिव बिग थैंक्स टू RWA सोसाइटी नॉर्थ एक्स। दिल्ली में जहां कोरोना के मामले लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की खुद को सुरक्षित रखने की ये कोशिश न केवल कारगर साबित हो सकती है, बल्कि कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए भी एक सकारात्मक माहौल बनाने में मददगार हो सकती है। दिल्ली से विजेंद्र शर्मा और विवेक भट्टाचार्य के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है जो ई चालान की फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को ठगता था। इस शातिर शख्स ने एक फर्जी डोमेन e-चालान-परिवहन.in बनाया। इस फर्जी डोमेन को सरकारी ओरिजिनल साइट e-चालान-परिवहन.in की नकल करके बनाया गया। वाहन धारकों के डेटा का इस्तेमाल करके चालान का फर्जी लिंक वो भेजता था और उनसे पैसा वसूल लेता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छानबीन की तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम पुलिस के मुताबिक रजत कुच्छल वल्द राम कुमार गुप्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद रथ यात्रा को शर्तों के साथ इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर कमेटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में यात्रा निकाले, लेकिन लोगों की सेहत से समझौता नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हालात बेकाबू होते दिखें तो ओडिशा सरकार यात्रा या उत्सव को रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरी के अलावा ओडिशा में कहीं और यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रथ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। भगवान जगन्नाथ कल बाहर नहीं आ पाए तो फिर 12 साल तक नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि रथ यात्रा की यही परंपरा है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक दिन का कर्फ्यू लगाकर यात्रा निकाली जा सकती है। ओडिशा सरकार ने भी इसका समर्थन किया था कि कुछ शर्तों के साथ आयोजन हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को यात्रा पर रोक के आदेश दिए थे। इस पर केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर कहा था कि श्रद्धालुओं को शामिल किए बिना यात्रा निकाली जा सकती है। बीस जून को हैदराबाद में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड थी। वैसे तो पूरे देश की निगाहें इस परेड पर थीं, लेकिन एक परिवार ऐसा था जिसने बिना पलके झपकाए पूरी पासिंग आउट परेड देखी, और ये परिवार था मध्य प्रदेश के नीमच जिले का। सुरेश गंगवाल की बेटी उनका नाम ऊंचा कर रही थी। आंचल गंगवाल फ्लाइंग ऑफिसर बनी और राष्ट्रपति पट्टिका से सम्मानित किया गया उन्हें। ये कामयाबी बेहद खास है, क्योंकि जिस हालात में आंचल ने कामयाबी पाई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। आंचल के पिता सुरेश गंगवाल आज भी चाय बेचकर परिवार का पेट भरते हैं। सुरेश गंगवाल की आंखों में ये कहते कहते आंसू आ जाते हैं कि वक्त वो भी था जब बेटी की पढ़ाई के लिए उन्हें लोगों से उधार पैसा लेना पड़ता था। तब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन अब बेटी ने फख्र से सिर ऊंचा कर दिया है। हर माता पिता चाहता है अपना बच्चा बड़ा बने और कुछ अच्छा करके बताए। बच्चे का भी फर्ज बनता है कि अपन अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करें, पूरा करने में सहयोग करें, मदद करें। वही अपने बच्चों ने करा। अपने बच्चों ने ये समझो कि हमारे सपने सजोने में उन्होंने हमारी मदद करी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।